हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फर्स्ट स्टेप। आज हम जेपी यूनिवर्सिटी छपरा के हैं। पैट 2023 बैच का जो पीएचडी का कोर्स वर्क कंप्लीट हुआ है, उसके बाद एक एग्ज़ाम देना होता है। वो एग्ज़ाम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सभी रिसर्च स्कॉलर अगले अपने रिसर्च में तभी बढ़ सकते हैं जब वो कोर्स वर्क के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लें, तब जा कर के ही आगे उनका रिसर्च का विधिवत रूप से काम शुरू होगा। तो ये बैच 2023 है पैट, लेकिन ये एग्ज़ाम हुआ है 2026 में। सेशन काफ़ी लेट चल रहा है इस वजह से। तो पैट में 2 पेपर होता है, एक पेपर 1 रिसर्च मेथडोलॉजी का और दूसरा पेपर होता है अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, जिस सब्जेक्ट से जिस डिपार्टमेंट से है आप वहाँ पे हैं। तो चलिए आज देखते हैं। उसका क्वेश्चन है, अभी लेटेस्ट हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है। ये क्वेश्चन जो है पेपर 2 का है, पीएससी मतलब पोल साइंस का। इससे पहले हम पेपर 1 देखेंगे जो जनरल कॉमन पेपर होता है सबके लिए, यानी सभी डिपार्टमेंट सब्जेक्ट के लिए एक रिसर्च मेथडोलॉजी जो पढ़ना है वो होता है। तो ये रहा सोशल साइंस के लिए बना हुआ है स्पेशल। इसमें फुल मार्क्स 70 होता है और 30 मार्क्स इंटरनल होता है, जिसमें आपको असाइनमेंट और वाइवा दोनों मिला करके दिया जाता है। इस हिसाब से पेपर 1 का 100 और पेपर 2 का 100 दोनों मिला करके कितना हो गया, 200 मार्क्स का कोर्स वर्क का एग्ज़ाम होता है। और इस 200 मार्क्स में मिनिमम 50% लाना होगा आपको। 50% से एबव मार्क्स होने के बाद ही कोर्स वर्क में आप क्वालिफाई कर सकते हैं, तभी आप आगे के रिसर्च कर सकते हैं, अन्यथा आपको फेल कर दिया जाएगा। तो इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम हो जाता है। चलिए देखते हैं। पहला पेपर है रिसर्च मेथडोलॉजी का। इसका पहला क्वेश्चन है सेक्शन 1 में। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है। 10 क्वेश्चन होंगे, 2-2 मार्क्स के होंगे, यानी टोटल 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव होंगे 4 ऑप्शन के साथ। फिर उसके बाद जो है शॉर्ट आंसर होता है और लॉन्ग आंसर होता है। शॉर्ट आंसर में 4 क्वेश्चन लिखना रहता है, लॉन्ग आंसर में 3 क्वेश्चन लिखना रहता है। लॉन्ग आंसर एक क्वेश्चन 10 नंबर का होता है, शॉर्ट आंसर जो है एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है और 4 क्वेश्चन 20 नंबर ये, और 30 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन 50 नंबर और 20 नंबर ऑब्जेक्टिव 70 नंबर का ये पेपर होता है और 30 नंबर इंटरनल। तो पहला क्वेश्चन है कि द फर्स्ट स्टेप इन द रिसर्च प्रोसेस इज, शोध क्या है? शोध प्रक्रिया का पहला चरण क्या होता है? डाटा कलेक्शन करना, फॉर्मेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम यानी शोध समस्या का निर्माण करना, हाइपोथेसिस टेस्टिंग परिकल्पना परीक्षण करना, प्रतिवेदन लेखन करना। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि फॉर्मेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, यानी कि शोध समस्या का सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इस अकॉर्डिंग ऑप्शन बी सही हो जाएगा। द फर्स्ट स्टेप इन द रिसर्च प्रोसेस इज फॉर्मेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइपोथेसिस मस्ट बी, क्या होना चाहिए, परिकल्पना जो है वो कैसी होनी चाहिए? अस्पष्ट हो ऑप्शन है, दूसरा है परीक्षण योग्य, तीसरा है भावनात्मक, चौथा है लेंदी यानी लंबी। ठीक है, तो एक रिसर्चर के लिए उसका हाइपोथेसिस जो है वो मस्ट बी टेस्टेबल होना चाहिए, परीक्षण योग्य होना चाहिए, तभी वो परीक्षण करके अपनी रिसर्च को सही साबित कर सकता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी का 2 नंबर हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन सी है कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर हेल्प इन, साहित्य समीक्षा सहायक होती है। किस में सहायक होती है? इंक्रीजिंग बायसनेस, एवॉइडिंग डिप्लीकेशन यानी पुनरावृत्ति से बचने में, इंक्रीजिंग कॉस्ट लागत बढ़ाने में, चौथा है डिलेइंग रिसर्च, शोध में देरी करने से। तो शोध में देरी करने वाला नेगेटिव बात है, नहीं होगा, बायसनेस नहीं होगा, पक्षपात नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा। और लागत बढ़ाने से कोई मतलब नहीं होता है। तो हमारा पॉजिटिव ऑप्शन कौन है? ऑप्शन नंबर 2, यानी एवॉइडिंग डुप्लीकेशन, पुनरावृत्ति से बचने के लिए लिटरेचर रिव्यू काफ़ी हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरिएबल इज एसोसिएटेड विथ रिसर्च डिजाइन, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, सैम्पलिंग, एडिटिंग, यानी कि चर की पहचान किससे जुड़ी हुई है? शोध रूपरेखा से, समस्या निर्माण से, नमूना चयन से या संपादन से? तो ये चर जो होता है जिसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है रिसर्च मेथडोलॉजी के पेपर में। अगर आप नेट के एग्ज़ाम भी दे रहे हैं तो वहाँ पे भी रिसर्च मेथडोलॉजी से 5 क्वेश्चन होते हैं जिसमें वेरिएबल पढ़ना है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरिएबल इज एसोसिएटेड विथ प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, किससे वो जुड़ा होता है वेरिएबल? तो वो प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन से जुड़ा हुआ होता है। इस हिसाब से डी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ई, विच कम्स आफ्टर डाटा कलेक्शन,
हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, इंटरप्रिटेशन, कोडिंग, प्रॉब्लम सिलेक्शन। यानी कि डाटा कलेक्शन के बाद क्या आता है, परिकल्पना बनाने में, व्याख्या करना, कोडिंग करना, समस्या चुनने में। तो ये हमारा रिसर्च का एक प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप। उस स्टेप में जब डाटा हम कलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद जो है उसको कोडिंग करना पड़ता है, ठीक है ना। जो हम सैम्पलिंग कलेक्ट करते हैं, सैंपल लेते हैं, और ये कहा भी जाता है कि जितना बड़ा आपका सैंपल साइज़ होगा रिसर्च उतना ही करेक्ट होगा, उसमें त्रुटि की संभावना बहुत कम होगी, इसलिए सैंपल साइज़ अपना बड़ा रखना चाहिए। तो उस सैंपल साइज़ के लिए क्या डाटा कलेक्ट करेंगे, उस डाटा कलेक्ट करने के बाद में उसका कोडिंग करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनरलाइजेशन इज मेनली डन एट द स्टेज ऑफ सैम्पलिंग, इंटरप्रिटेशन, प्रॉब्लम सिलेक्शन, एडिटिंग। यानी सामान्यीकरण जो है वो मुख्य रूप से किस चरण में किया जाता है, नमूना चयन में, व्याख्या में, समस्या चुनने में, या संपादन करने में। तो ये जनरलाइजेशन जो है वो सैम्पलिंग में किया जाता है। कि सैम्पलिंग का बहुत सारा मेथड है, जिसमें से एक मेथड है जनरलाइजेशन की। सभी सैंपल को आप एक जनरलाइज वे में कलेक्ट कर रहे हैं तो वो आपका जनरलाइजेशन मेथड हो जाएगा सैंपल कलेक्ट करने का। तो एफ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी नंबर, जो कह रहा है कि अ रिसर्च डिजाइन इज इसेंशियली ए फाइनेंशियल प्लान। दूसरा है ब्लूप्रिंट ऑफ रिसर्च, तीसरा है डाटा शीट, चौथा है बिब्लियोग्राफी। यानी कि शोध रूपरेखा मूलतः होती है किस तरह की, एक वित्तीय योजना, शोध की रूपरेखा, डेटा शीट, या ग्रंथ सूची। तो यहाँ पे रिसर्च डिजाइन जो है वह एक ब्लूप्रिंट है। किसका ब्लूप्रिंट है, तो रिसर्च का ब्लूप्रिंट है। यानी रिसर्च करने से पहले हम ये अपना एक ब्लूप्रिंट खाका तैयार करते हैं कि हमारा रिसर्च कैसे होगा, किस किस स्टेप से गुजरेगा, कब क्या करना है। तो वो रिसर्च डिजाइन के अंतर्गत आता है, इसलिए उसको ब्लूप्रिंट बोला जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच रिफ्रेंसिंग स्टाइल इज़ कॉमनली यूज इन सोशल साइंसेस। सोशल साइंस में आमतौर पर कौन सा संदर्भ शैली, रिफरेंस स्टाइल जो है वो यूज़ होता है। इस रेफरेंस स्टाइल का मतलब होता है कि आप जब ऑथेंटिक बुक पढ़िएगा तो उसमें राइटर का नाम दिया हुआ रहता है। तो जैसे अगर मान लिए कि राइटर का नाम मोहन कुमार है, तो ये सीधा नाम हो गया, लेकिन उसमें लिखा रहेगा कैसे, तो उसका एक फॉर्मेट होता है रेफरेंसिंग स्टाइल का। उसमें लिखेगा कुमार, मोहन, और उसके ब्रैकेट में फिर वहाँ ईस्वी लिखेगा। यानी वो पब्लिकेशन ईयर होता है, पहले उसका सरनेम आ जाता है या टाइटल आ जाता है। तो ये फॉर्मेटिंग जो स्टाइल है वो रेफरेंस देने का स्टाइल होता है। इसके बहुत सारे टाइप है। तो कॉमनली जो सोशल साइंस में वो यूज़ होता है उसको हम लोग APA रेफरेंसिंग स्टाइल कहते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज़ मेनली रिलेटेड टू, परिकल्पना मुख्य रूप से किससे संबंधित होता है, तो वो डाटा के एनालिसिस करने से संबंधित होता है, डेटा विश्लेषण से संबंधित होता है हाइपोथेसिस। ठीक है, जब हम एक रिसर्च करने चलते हैं तो एक प्रॉब्लम से शुरू करते हैं और हमारे दिमाग में ये बात चलता है कि क्या इसका परिणाम हो सकता है, हम उसकी कल्पना करते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो कल्पना सच हो ही जाए, लेकिन दिमाग में ज़रूर एक कल्पना होता है कि हमारा रिसर्च का क्या रिजल्ट आएगा, क्या परिणाम आएगा, और वो जो कल्पना होती है माइंड में उसको हाइपोथेसिस बोला जाता है। तो उस हाइपोथेसिस को टेस्टिंग करना पड़ता है कि कितना हमारा रिसर्च उस पर खड़ा उतर रहा है। उस टेस्टिंग के लिए डाटा को एनालाइज करना पड़ता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है द फाइनल स्टेप ऑफ रिसर्च इज, शोध का आखिरी चरण क्या है। तो शोध का, जब आपका शोध कंप्लीट होगा तो उसका आखिरी चरण होता है रिपोर्ट राइटिंग करना। यानी जब आपका रिसर्च कंप्लीट हो गया है तो उसका रिपोर्ट तैयार करना पड़ेगा, आपको रिपोर्ट राइटिंग लिखना पड़ेगा कि हमने अपने किस समस्या से शोध रिसर्च स्टार्ट किया था, किन किन प्रोसेस प्रक्रिया से गुजरे, और क्या उसका परिणाम आया, रिजल्ट, उसको लिखा जाता है। वही रिसर्च का लास्ट स्टेज होता है जिसको रिपोर्ट राइटिंग बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज राइट आंसर हो जाएगा। तो इस हिसाब से सेक्शन ए का जो है 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही हुआ, और ये प्रत्येक 2 नंबर का होता है, यानी टोटल 20 मार्क्स का होता है। अब हम देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें से 4 सवाल का जवाब देना रहता है, और 4 सवाल का जवाब देना रहता है, 5 क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे। इसको लगभग 200 वर्ड में लिखना रहता है। तो देख लीजिए पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है, डिफाइन साइंटिफिक रिसर्च एंड एक्सप्लेन इट्स एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक।
वैज्ञानिक अनुसंधान को परिभाषित करें और इसकी प्रमुख विशेषताएं बताएं। दूसरा है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ रिसर्च रिपोर्ट, शोध प्रतिवेदन की संरचना को स्पष्ट कीजिए। तीसरा है डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड सैंपल, यानी कि एक अच्छे नमूने का मतलब सैंपल हुआ, की विशेषता की चर्चा करना है। पांचवा है डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ ओपन एक्सेस पब्लिकेशन, यानी ओपन एक्सेस पब्लिकेशन के महत्व पर चर्चा करना है। पांचवा है कि हाउ इज़ गूगल फॉर्म्स यूजफुल इन प्राइमरी डाटा कलेक्शन, प्राइमरी डाटा कलेक्शन में गूगल फॉर्म्स कैसे उपयोगी है उसके बारे में लिखना है। ये काफ़ी लेटेस्ट ट्रेंडिंग पे पूछा गया क्वेश्चन है जो अभी के रिसर्च में काफ़ी हेल्पफुल होता है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट था और अच्छा क्वेश्चन था कि जब आप रिसर्च कर रहे हैं तो आज के समय में गूगल फॉर्म जो है वो कैसे यूज होता है, आपके रिसर्च में कैसे हेल्पफुल हो जाएगा और ये प्राइमरी डाटा कलेक्शन करता है, ये भी इसमें बताया गया है। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर सी, जिसमें कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहता है और इसमें से 3 ही क्वेश्चन के आपको आंसर देना रहता है। प्रत्येक क्वेश्चन जो है 10 नंबर के होते हैं, यानी टोटल 30 नंबर यहाँ से मिलेंगे आपको। तो देखिए पहला क्वेश्चन पूछा था कि कैन सोशल रिसर्च एवर बी थ्योरी फ्री क्रिटिकली एनालाइज, क्या सामाजिक अनुसंधान कभी सिद्धांत मुक्त हो सकती है, समालोचनात्मक विश्लेषण करें। 8वां क्वेश्चन था कि क्रिटिकली एग्जामिन लिटरेचर रिव्यू एज ए साइट ऑफ द बोथ नॉलेज एक्यूमुलेशन एंड इंटेलेक्चुअल गेट कीपिंग, शोध साहित्य समीक्षा को ज्ञान संचयन करने और बौद्धिक नियंत्रण दोनों की स्थल के रूप में समालोचनात्मक रूप से जांच करना था। 9वां क्वेश्चन था कि इज रिसर्च एथिक्स यूनिवर्सल और कल्चरली कॉन्टिजेंट, डिस्क्राइब इट, क्या शोध नैतिकता सार्वभौमिक है या सांस्कृतिक रूप से सापेक्ष, चर्चा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था 10वां लास्ट क्वेश्चन था कि सिमिलैरिटी इज़ नॉट प्लेगियरिज्म, एट प्लेगियरिज्म कैन नॉट ओकर विदाउट सिमिलैरिटी, क्रिटिकली एग्जामिन दिस मेथडोलॉजी पैराडॉक्स, यानी कि समानता साहित्यिक चोरी नहीं है किंतु साहित्यिक चोरी बिना समानता के संभव नहीं होती है, इस अंतर्विरोध की पद्धति की समीक्षा करें। आप जब रिसर्च में चलिएगा पीएचडी में तो वहाँ पे प्लेगियरिज्म टेस्ट होता है, जहाँ पे आपको मिनिमम 10% तक की छूट दिया जाता है, उससे ज़्यादा होने पर आपका रिसर्च कैंसिल कर दिया जाएगा। 10% से 40% के बीच आपका प्लेगियरिज्म आएगा तो उसमें आपको 6 मंथ का पनिशमेंट मिलेगा। 40 से 60% आएगा तो 12 महीने का पनिशमेंट मिलेगा, यानी 1 साल का। और अगर 60% से ज़्यादा का कॉपी किया हुआ मिला प्लेगियरिज्म तो आपको हमेशा के लिए आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाता है। तो ये आज का हमारा पेपर फर्स्ट रहा जो सोशल साइंस के लिए पूछा गया था। अब चलिए देखते हैं कि सोशल साइंस में जो है कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है पॉलिटिकल साइंस। तो ये क्वेश्चन रहा पॉलिटिकल साइंस का, इसको हम पेपर 2 बोल सकते हैं। हाँ, पेपर 2 होता ही है, इसमें सब्जेक्ट वाइज हो जाता है। ये कोर्स वर्क 23 पीएससी मतलब पोल साइंस, ये भी फुल मार्क्स 70 नंबर का होता है। 30 नंबर आपका इंटरनल पे होता है, जिसमें कि आपको असाइनमेंट और वाइवा दोनों इंक्लूड होते हैं। 3 घंटे का समय रहेगा आपको। चलिए देखते हैं क्वेश्चन इसका आते हैं। पहले इसमें सेम उसी पैटर्न पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेगा, उसके बाद शॉर्ट आंसर मिलेगा, फिर लॉन्ग आंसर्स। ऑब्जेक्टिव जो है 10 क्वेश्चन रहते हैं, 2 मार्क्स के प्रत्येक क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिकता के सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। पहला है सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि संसद की सर्वोच्चता। दूसरा है रूल बाय जुडिशियरी, न्यायपालिका द्वारा शासन। तीसरा है लिमिटेड गवर्नमेंट अंडर रूल ऑफ लॉ, कानून के शासन के अंतर्गत सीमित सरकार। चौथा है एब्सोल्यूट सोवेरेनिटी, यानी पूर्ण संप्रभुता। तो तीसरा ऑप्शन जो है लिमिटेड गवर्नमेंट अंडर रूल ऑफ लॉ, कानून के शासन के अंतर्गत सीमित सरकार ही संवैधानिकता को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी कि कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स, यानी कि सामूहिक उत्तरदायित्व का क्या अर्थ है। मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू प्रेसिडेंट, मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। दूसरा है मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअली, मंत्री व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी है। तीसरा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। चौथा है कैबिनेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू जुडिशियरी, मंत्रिमंडल न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी। तो यहाँ पे सामूहिक उत्तरदायित्व की जब बात आ जाएगी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो वो होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी इज एसोसिएटेड विथ, यानी कि नौकरशाही सिद्धांत जो था, ये क्वेश्चन आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से है। तो नौकरशाही सिद्धांत किससे संबंधित है? तो मैक्स वेबर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नौकरशाही सिद्धांत ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी इज एसोसिएटेड विथ मैक्स वेबर। क्वेश्चन नंबर डी है कि सोशल इक्वलिटी इन न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाज एम्फेसाइज बाय। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सामाजिक समानता किस पर जोर दिया है? तो वो है ड्वाइट वाल्डो, दूसरा है हर्बर्ट साइमन, तीसरा है एच जॉर्ज फ्रेडरिक्सन, चौथा है एप्लेविए। तो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है सोशल इक्विटी में इस पर जोर दिया है एच जे फ्रेडरिक्सन ने, एच जॉर्ज फ्रेडरिक्सन। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी मीन्स, यानी सहायकता का सिद्धांत का क्या अर्थ है? तो वो अर्थ है सेंट्रलाइज पावर, यानी शक्तियों का केंद्रीकरण। दूसरा है डिसीजन एट लोवेस्ट लेवल, निर्णय सबसे निचले स्तर पर लेना। तीसरा है जुडिशियल डोमिनेंस, जुडिशियल डोमिनेंस का मतलब हुआ न्यायपालिका का प्रभुत्व। और चौथा है ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल, यानी नौकरशाही नियंत्रण। तो यहाँ पे सहायकता का सिद्धांत का बात किया जा रहा है, तो इस हिसाब से जो है निर्णय जो है सबसे लोवेस्ट लेवल पे लिया जाता है डिसीजन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यू रियलिज्म, यानी कि न्यू रियलिज्म एक्सप्लेन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स थ्रू। नव यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को किस आधार पर समझता है? तो न्यू रियलिज्म जो है वो स्ट्रक्चर ऑन इंटरनेशनल सिस्टम पे इस चीज़ को समझता है, यानी कि नव यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना पे समझता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विच इज़ नॉट ए फीचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ध्यान दीजिएगा, ग्लोबलाइजेशन का फीचर पूछा जा रहा है, लेकिन नेगेटिव सेंस में पूछा जा रहा है कि कौन इसमें से नहीं है। पहला दिया है फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, यानी पूंजी का प्रवाह। दूसरा है कल्चरल आइसोलेशन, यानी सांस्कृतिक लगाव। तीसरा है टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन, तकनीकी एकीकरण। और चौथा है ट्रेड लिबरलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन में जो है फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल होता है, तो यहाँ नहीं पूछा है, तो ये तो होगा नहीं, गलत हो गया। दूसरा है कल्चरल आइसोलेशन, तीसरा है टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन यानी तकनीकी एकीकरण, चौथा है ट्रेड लिबरलाइजेशन। तो ये होता है, यानी नेगेटिव में नहीं जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन बचा 2 और 3। तो इसमें आपको ज़्यादा चांस है कि टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन ही होगा, और मैंने भी इसी को ट्रिक किया है। लेकिन कल्चरल आइसोलेशन भी देख सकते हैं, इस पे विचार कर सकते हैं क्या हो सकता है ये। तो यहाँ मेरे अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनरल विल थ्योरी वाज गिवन बाय। सामान्य इच्छा का सिद्धांत किसने दिया था? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, जीन जैक्स रूसो, जिसको हम लोग जे रूसो बोलते हैं। अगला है कि बिहेवियरलिज्म एम्फेसाइज, व्यवहारवाद ने किस पर जोर दिया है? नॉर्मेटिव फिलॉसफी पर, मानक दर्शन पे, या फिर साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स पे, राजनीति का वैज्ञानिक अध्ययन। तीसरा है रिलीजियस अप्रोच, धार्मिक दृष्टिकोण। चौथा है लीगल इंस्टीट्यूशन ओनली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या व्यवहारवाद जो है ये किस पे जोर दिया हुआ है? तो ये राजनीति का वैज्ञानिक अध्ययन पे जोर दिया हुआ है। बिहेवियरलिज्म जो है वो राजनीति का वैज्ञानिक अध्ययन पे जोर देता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी ऑकर ड्यू टू, राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान का क्या कारण था? राजतंत्र का उदय, लोकतंत्र का अंत, न्याय और अधिकारों पर नया विमर्श। चौथा है डिक्लाइन ऑफ आइडियोलॉजी यानी विचारधारा का पतन। इसमें कहने का मतलब है कि राजनीतिक सिद्धांत का पुनरुत्थान हुआ, इसका क्या कारण था? तो इसका कारण ये था कि न्याय और अधिकारों पर नया विमर्श जो है वो शुरू हो गया था, इसलिए राजनीतिक सिद्धांत का पुनरुत्थान हुआ। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो इस हिसाब से ऑब्जेक्टिव के 10 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। अब देखेंगे सेक्शन बी में, जिसमें कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आता है। प्रत्येक क्वेश्चन में से प्रत्येक क्वेश्चन जो है 5 नंबर के होते हैं। टोटल 4 क्वेश्चन का जवाब देना रहता है, यानी 20 नंबर का ये होता है। 5 में से 4 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मेन फीचर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन इंडिया, यानी कि भारत में मौलिक कर्तव्यों की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या करना है।
दूसरा है व्हाट इज़ पंचायती राज, डिस्क्राइब इट्स इम्पोर्टेंस इन लोकल गवर्नमेंट्स, पंचायती राज क्या है, स्थानीय शासन में इसके महत्व का वर्णन कीजिए। चौथा है क्रिटिकली एग्जामिन द कंसेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन इंडिया, भारत में सहकारी संघवाद की अवधारणा का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। पांचवा है कि डिस्कस द रोल ऑफ बिहेवियरलिज्म इन द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, यानी कि राजनीतिक सिद्धांत के पतन में व्यवहारवाद की क्या भूमिका रही है उस पर चर्चा करना है। उसके बाद लास्ट है छठा नंबर क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सोशल इक्विटी इन न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड इट्स रेलिवेंस इन डेवलपिंग कंट्रीज, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सामाजिक समानता की अवधारणा तथा विकासशील देशों में इसकी प्रासंगिकता की व्याख्या करना था। इसमें से 4 का जवाब देना था 5 क्वेश्चन में से। अब आता है सेक्शन नंबर सी, जिसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन था। इसको लगभग जो है 600 वर्ड में, इसका वर्ड लिमिट लिखा हुआ रहता है, 600 वर्ड में इसका जवाब देना था। 10 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन था, 3 का जवाब देना है, यानी टोटल 30 मार्क्स का यहाँ से आता है आपको। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर, पावर एंड फंक्शन ऑफ द इंडियन जुडिशियरी, भारतीय न्यायपालिका की संरचना, शक्ति तथा कार्य, 3 फैक्टर था इसमें, इसकी व्याख्या करना था। अगला है कि डिस्कस द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप इन इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति में राजनीतिक दलों और दबाव समूहों की भूमिका पर चर्चा कीजिए। 9वां था को क्रिटिकली एग्जामिन द मेजर थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड देयर रिलेवेंस इन कंटेम्प्रेरी ग्लोबल इशूज़, यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख सिद्धांतों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए तथा समकालीन वैश्विक समस्याओं में उनकी प्रासंगिकता बताइए। 10वां क्वेश्चन था कि एनालाइज द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरीज इन एड्रेसिंग मॉडर्न पॉलिटिकल चैलेंज, आधुनिक राजनीतिक चुनौतियों के समाधान में समकालीन राजनीतिक सिद्धांतों की प्रकृति और महत्व का विश्लेषण कीजिए। तो ये 10 नंबर का क्वेश्चन था हमारा लॉन्ग, और ये लास्ट क्वेश्चन था। बाकी पेपर 1 हम देख चुके हैं, तो ये पेपर 2 का था पॉलिटिकल साइंस। तो इस हिसाब से कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। और बिहार के लगभग सभी स्टेट यूनिवर्सिटी के कोर्स वर्क के एग्ज़ाम जो है इसी तरह से होते हैं, इसी तरह के पेपर वहाँ आते हैं। तो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। ये कोर्स वर्क का एग्ज़ाम का पेपर था जो आपके सामने हूबहू मिला, पैट 2023 का, पैट 2023 का, लेकिन इसका एग्ज़ाम हुआ है 2026 के मार्च में हुआ है। ठीक है, सेशन लेट होने की वजह से बिहार के लगभग सभी यूनिवर्सिटी का यही हाल होता है। तो अगर आप किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी रिसर्च स्कॉलर हैं तो आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। इसलिए चैनल से जुड़े लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।